हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंगमी जो होता है उस लोटस के अंदर के ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दो मास्टर्स से फाइट करता है। लेकिन उनमें से एक मास्टर जो होता है वो फेंगमी के अटैक से बचता हुआ वहाँ से ये कहते हुए भाग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वही यिन नरिशिंग वुड चाहिए, और वो यिन नरिशिंग वुड कोई र्यूमर नहीं बल्कि सच है, और उसे लेने के लिए तुम मेरे पीछे जरूर आओगे। अब आगे वो मास्टर कहाँ जा रहा होता है इसे जानने के लिए फेंगमी उसके पीछे ट्रैकर तो लगा देता है कि वहीं दूसरी तरफ उस मास्टर ने एक ऐसा फॉर्मेशन बनाया होता है जिससे लगातार घोस्ट निकल रहे होते हैं, और जुआन इन्हीं घोस्ट से अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन वो उन सभी को नहीं मार पा रहा होता है, इसलिए अपनी मदद के लिए फेंगमी को पुकारता है। फेंगमी उन सारे घोस्ट को एक ही बार में मारने के लिए अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है कि एक एरो है। अब जैसे ही वो उस एरो को शूट करता है उसके अंदर से एक 5 ड्रैगन फीनिक्स बर्ड निकलती है जो अपने एक ही अटैक में सारे घोस्ट को वहीं डिस्ट्रॉय कर डालती है। अब आगे वे दोनों उसी लोटस के अंदर पहुंचते हैं जहां लियार को भी अब होश आ चुका था। अब लियार यहाँ 1000 साल पुरानी एक फेरी होती है जिसे फेंगमी अपने दोस्त जुआन को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब आगे वो अपने आने का यहाँ मकसद उन्हें बताते हुए उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे इन दो स्पेस चैनल के बीच टेलीपोर्ट होकर के वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सके, क्योंकि वो इस जगह का नहीं है। आगे फेंगमी उन्हें बताता है कि वो एक्चुअल में एक दूसरे स्पेस से आया है जिसे दाइलॉन्ग किंगडम कहते हैं, जिसके बारे में लियार उन्हें बताती है कि इस दाइलॉन्ग किंगडम के बारे में उसने सुन रखा है, और ये किंगडम एक ऐसे कॉन्टिनेंट में है जहाँ पे जाने के लिए तुम्हें एंडलेस समुद्रों को पार करना होगा, और अगर हिसाब लगाया जाए तो उन समुद्रों को पार करने के लिए तुम्हें 1000 साल लगेंगे। 1000 साल के लगने के साथ साथ उस सी को पार करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। अनगिनत मॉन्स्टर्स और डेमंस उस एंडलेस सी में पाए जाते हैं जो तुम्हें उस एरिया में पहुंचते ही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इवन के हाई लेवल के कल्टीवेटर्स जो कि टेलीपोर्ट करके उड़ के वहां जा सकते हैं वो भी इस सी को पार करने में काफी ज्यादा कतराते हैं। तो आखिर तुम वहां से इस स्पेस में कैसे आ गए? अब ये सब सुन के तो फेंगमी के हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि 1000 साल उसे समुद्रों को पार करने में लगेगा, जिसका मतलब है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिया को 1000 साल वेट करना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। अब यहाँ फेंगमी के मुंह से सिया का नाम सुन करके वो जो लियार होती है वो उसे कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जिसे तुम मिस कर रहे हो, और जैसे वो ये कहने वाली होती है कि तुम्हारी उस स्पेस में एक गर्लफ्रेंड है तो आखिर तुम इस वर्ल्ड में मेरी बहन सियार के साथ क्यों घूम रहे हो? लेकिन ऐसा कहने से सियार उसे मना कर देती है। यहाँ सियार बात को घुमाते हुए अपनी बहन से पूछ रही होती है कि अगर कोई और दूसरा तरीका है तो इसे बता दो, जिस पे लियार उसे कहती है कि दूसरा तरीका है और मैं उसे बता भी सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा ये उसे जब यूज ही नहीं कर पाएगा तो। जिस पे फेंगमी यहाँ उसे इंसिस्ट करने लगता है तो लियार उसे पूरे प्रोसेस के बारे में बताती है। तुमने कभी न कभी उस किन्यून बॉक्स के बारे में सुना ही होगा। उस बॉक्स को यूनिवर्स बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऐसी स्पेस होती है कि पूरा यूनिवर्स समा सकता है, और अगर तुम्हारे पास वही किन्यून बॉक्स होगा तो तुम्हारा काम इससे बन सकता है, जिसका यूज करके तुम इन दोनों स्पेस के बीच में ट्रैवल कर सकते हो। जिस पे जुआन उसे कहता है तो फिर इंतजार किस बात का है, तुम बस उस किन्यून बैग का मुझे पता बताओ और फिर देखो कैसे उस बॉक्स को मैं फेंगमी के सामने ला देता हूँ ताकि वो अपने रिलेटिव से जाके मिल पाए। जिसपे लियार यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि अगर ये बॉक्स उसे मिल भी जाता है तभी वो इस ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसपे फेंगमी उससे पूछता है तो क्या इस किन्यून बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए किसी स्पेसिफिक टेक्निक की जरूरत होती है? इस पे लियार उसे बताती है कि तुम्हें ऐसी टेक्निक की जरूरत होगी जिसे पाम बायोग्राफी कहते हैं। इसी टेक्निक के जरिए तुम इन दोनों वर्ल्ड्स में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें उस किन्यून बॉक्स का ओनर बनना पड़ेगा, और ओनर बनने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस की जरूरत होगी, और जितनी ज्यादा कॉन्सिक्वेंस मतलब कि तुम्हारी मन की चेतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तुम उतने ही अच्छे से उस किन्यून बॉक्स को कंट्रोल कर पाओगे। आगे वो बताती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे जो कल्टीवेटर्स रहते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है जो कि उस बॉक्स को कंट्रोल कर पाए। स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस को पाना इतना आसान नहीं है, ये इतना ही डिफिकल्ट है जितना आसमान की चढ़ाई करना है। जिसपे फेंगमी उसे बताता है कि एक बार उसके सीनियर ने उसे बताया था कि जो लोग अपने कल्टीवेशन के हायर लेवल पे हैं तो इन लोगों से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर किया जाए तो इनका गैप काफी ज्यादा है, और ये मेरा गैप तभी भर सकता है जब मैं स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा ये जो गैप है उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास वो नीड नरिशिंग वुड होता तो इस गैप को मैं तुरंत ही रिवर्स कर सकता हूँ।
अब इसे सुनते ही सीआर को यहाँ पे गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि उसने अपने कॉन्सिक्वेंसेस से जागने के लिए उसे ये नरिशिंग वुड का इस्तेमाल कर लिया है, उसे रिफाइन करते हुए। इसलिए वो फेंगमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं उस ये नरिशिंग वुड का इस्तेमाल नहीं करती और तुम्हारे लिए उसे बचा कर रखती। जिस पे जुआन यहाँ उनसे कहता है कि वो जो मास्टर यहाँ से भाग गया था वो भी तो किसी ये नरिशिंग वुड का नाम ले रहा था, तो क्यों ना हम उसे पकड़ ले और उसके पास से वो वुड हासिल कर ले। इस पे सीआर उसे कहती है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, कि हो सकता है कि उस मास्टर ने फेंगमी को अपने जाल में फंसाने के लिए ही ऐसा चारा डाला हो। इस पे फेंगमी उसे कहता है कि कल्टीवेशन की राह में इस तरह के रिस्क आते ही हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए इन खतरों का सामना करना ही होगा। आगे उसने उस मास्टर पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है, इसलिए जुआन उसे कहता है कि इससे पहले कि वो ट्रैकिंग तलिस्मान उसके बॉडी से उड़ जाए हमें उस मास्टर को जल्द ही धर दबोचना चाहिए। जिसपे लियार उसे कहती है कि जो भी करना है तुम लोगों को जल्दी करो, लेकिन याद रखना कि मैं अब आराम करने जा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। आगे फेंगमी उस लोटस से बाहर निकल जाता है और उसे फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे एक शील्ड लगा देता है। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब इधर दूसरी तरफ हमें उसी स्नो फॉक्स अलायंस के ही एक हॉल मास्टर हीना को दिखाया जाता है, जिसे हमने पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था। और ये वही होती है जिसने फेंगमी से अपना बदला लेने के लिए ठान लिया होता है, क्योंकि फेंगमी ने इसके बॉयफ्रेंड को मार डाला था। अब आगे यीना भी उसी की नरिशिंग वुड के पीछे पड़ी होती है, जिसे फेंगमी ने तो चुरा लिया था और उसे वापस से पाने के लिए फिर से वो सैक्रेड ट्री के पास आती है अपने पूरे ग्रुप के साथ। लेकिन उस पवित्र पेड़ का जिससे ये नरिशिंग वुड निकाला जाता है, उसे ऐसी तितलियां उसे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं जो कि हड्डियां खाती हैं। अब आगे यीना अपने बंदों को इन तितलियों से सावधान रहने के लिए कहती हैं, लेकिन इससे पहले कि उसके बंदे सतर्क रह पाते वो दो तितलियां इन बंदों से जाके टकराती हैं और उनकी पूरी हड्डियों को सफा चट कर जाती हैं। अब आगे यीना अपने आप को और अपने बंदों को उन तितलियों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर एक पर्पल लाइट इमिट करती हैं, जिससे वो तितलियां इनसे दूर रह पाएं। लेकिन हम देखते हैं कि उस पवित्र पेड़ से निकलने वाले उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जब यीना और उसके बंदे इन ब्रांचेस पे अटैक करते हैं, ये शाखाएं जितने भी टुकड़ों में टूट रही होती हैं वो वापस से वहीं अपना जड़ फिर से बना रही होती हैं और फिर से अपने आप को बढ़ाने लगती है वहां से और इन पे अटैक करने लगती हैं। से यीना समझ जाती है कि जितने बार इन्हें तोड़ा जाए उतना ही ज्यादा रीग्रोथ करने लगेंगी। हाँ, अपने आप को और अपने बंदों को बनाने के लिए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस शील्ड के अंदर आ जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो पवित्र पेड़ होता है वो उन टेंटिकल से अपनी स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है और यीना के शील्ड को तोड़ने लगता है लगातार उस पे अटैक करते हुए, जिसके कारण वो फॉर्मेशन टूट भी जाती है। लेकिन यीना ने उस पूरे पवित्र पेड़ को ही कैप्चर करने के लिए एक ऐसा फॉर्मेशन बनाया होता है जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि जितना वो पेड़ यहाँ पे स्ट्रगल करेगा वो फॉर्मेशन उतना ही उसे दबोचने के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब आगे वो उस पवित्र पेड़ को तो काबू कर लेते हैं, लेकिन यीना यहाँ समझ जाती है कि कोई छुपके से उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर आने को कहती है और ये वही मास्टर होता है जो कि यीना को फेंगमी के बारे में बताता है कि उसने ऐसा चारा डाला है वो फेंगमी उसके जाल में जरूर फंसेगा। यहाँ यीना के ऊपर तो फेंगमी को जान से मारने का भूत सवार होता है और वो उसे अपने ही हाथों से खत्म करना चाहती थी, इसीलिए एक तलिस्मान का यूज करके वो उस मास्टर को ही वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज नहीं है कि तुम मेरा साथ दे सको, क्योंकि मुझे अपना शिकार अकेले ही करना पसंद है। आगे वो उसकी ट्रैकिंग डिवाइस को देख करके समझ जाती है कि ये फेंगमी ने ही उस बुढ़े पे लगाया था, इसीलिए वो मन ही मन कहती है कि इस फेंगमी ने मेरे ये नरिशिंग वुड को चुरा लिया, जिसके कारण अलायंस के एल्डर ने मुझे बहुत ही दर्दनाक पनिशमेंट दिया और ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती और एम्बैरेसमेंट की बात थी। तो देखो इसी अपमान का बदला मैं उस फेंगमी से कैसे 100 गुना ज्यादा करके लूंगी। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को अगर इस सीरीज के रेगुलर एपिसोड्स चाहिए तो हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और जितनी ही ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स इस वीडियो पे आएंगे, मीन्स कि अगर इस वीडियो पे 2K के लाइक्स के टारगेट पूरा कर लेते हो तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।